हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड ए रोज के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने जो टॉपिक है भारत में परिसीमन अभ्यास। जैसा कि लोकतंत्र में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन एक अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया है। इसके तहत जो है जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जो है यह जो प्रक्रिया है, इसके तहत एक व्यक्ति और एक वोट के सिद्धांत को सुनिश्चित किया जाता है। चूंकि 2027 में जनगणना होना है और इस जनगणना के बाद है परिसीमन अभ्यास या परिसीमन प्रक्रिया की जाएगी, तो इसलिए यह मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और चूंकि 1975 में पिछला परिसीमन किया गया था, 1975 के बाद परिसीमन नहीं किया गया है सही तरीके से। तो इसमें हम इस टॉपिक के तहत यह समझेंगे कि परिसीमन प्रक्रिया होता क्या है, परिसीमन प्रक्रिया का संवैधानिक महत्व क्या है और उससे जुड़ी चिंताएं क्या हैं तथा इसका समाधान क्या हो सकता है। और साथ ही साथ इस टॉपिक से जुड़ा हुआ एक अभ्यास प्रश्न भी हम करेंगे। तो कृपया इस टॉपिक में शुरू से अंत तक, इस वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से पॉलिटी का टॉपिक है और ये पॉलिटी में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया जैसा कि समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, मैं शुरू में ही बताया। और इसके तहत क्या किया जाता है, लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों का मतलब निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसीलिए चूंकि इसके लिए क्या कारण है आगे मैं बताऊंगा। और आखिरी परिसीमन 1975 में हुआ था और इसका उद्देश्य एक व्यक्ति और एक वोट का मूल्य को सुनिश्चित करना है। जो सिद्धांत है लोकतंत्र में कि एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, इस सिद्धांत को सुनिश्चित करना इसका मूल उद्देश्य है। और आखिरी बार 1975 में यह परिसीमन हुआ था। उसके बाद इंदिरा गांधी ने 2000 तक, वर्ष 2000 तक इस पर रोक लगा दी थी। एक साल बाद संसद ने फिर से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया। मतलब कि अगर इनका पुनर्निर्धारण होगा तो लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। तो 2000 तक तो रोक इंदिरा गांधी ने लगाया था, लेकिन 2000 के बाद जो है सरकार ने फिर भी 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया कि 2000 में जो लोकसभा या विधानसभा की सीट है वहीं पे फ्रीज कर दिया। तो इसलिए अभी जो 2027 में जनगणना होनी है तो उसके बाद परिसीमन होगा, तो इसलिए मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए समझते हैं कि परिसीमन क्या होता है और परिसीमन का संवैधानिक स्थिति क्या है। परिसीमन का मतलब जनसंख्या में बदलाव के आधार पर निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बनाने की प्रक्रिया है। वही बात जो मैं आपको बताया। परिसीमन आयोग के बारे में समझते हैं। परिसीमन आयोग एक वैधानिक निकाय है जो चुनावों के उद्देश्य से देश में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। यह परिसीमन अधिनियम 2002 द्वारा शासित होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के तहत परिसीमन आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 आप ध्यान से समझ लीजिए कि इसी से इसको संवैधानिक शक्ति मिलती है, जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 80 और 170 है। इसका उद्देश्य एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को बनाए रखते हुए सभी क्षेत्रों को समान प्रतिनिधित्व, क्योंकि लोकतंत्र का हमारा उद्देश्य ही होता है कि सभी को समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, तभी समानता का सिद्धांत का सही से प्रतिपादन हो पाएगा, सही से उस मूल्य को लागू किया जा सकेगा। अब देखिए, पिछले परिसीमन आयोग 2002 से 2008 में राज्यों के बीच सीटों का पुनर्वितरण किए बिना केवल आंतरिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से बनाया था। इसलिए कहा जाता है कि आंशिक तौर पे हुआ था। 1975 के बाद से सही से ये संख्या निर्धारण नहीं हुआ, संख्या वही बनी रही जो संख्या थी, लेकिन क्या हुआ कि आंतरिक तौर पर सीमाओं का थोड़ा बहुत निर्धारण किया गया था। अगला आयोग शायद 1976 के बाद पहली बार राज्यों के बीच सीटों का पुनर्निर्धारण करेगा, सभी निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से बनाएगा और महिलाओं के 33% कोटे के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाएगा। जो अभी जो 2027 जनगणना के बाद जब होगा, जो जनगणना में हमारी आबादी पता चलेगी किस राज्य की कितनी आबादी है, उस आधार पर जब परिसीमन होगा तो इसमें मूल मुद्दे होगा सीटों का पुनर्वितरण, सीटों के निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से जो है, और जो महिलाओं को 33% जो आरक्षण दिया गया है उस आधार को भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसको प्लीज कृपया अच्छे से समझिए कि महिलाओं को जो 33% दिया जाएगा आरक्षण,
उसका भी इसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया जाएगा इस परिसीमन में। अब देखिए भारत में परिसीमन अभ्यास का क्या महत्व है। अगला सवाल यही उठता है कि भाई महत्व क्या है। जाहिर सी बात है कि आपने संवैधानिक स्थिति को समझ लिया, महत्व को समझिए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व और चुनावी निष्पक्षता, किसी भी लोकतंत्र में हमारा जो है प्रतिनिधित्व क्या है और जो है साथ ही साथ हमारी चुनाव में चुनावी निष्पक्षता क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, बहुत ही इसका मायने होते हैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, तो इसलिए परिसीमन अभ्यास का इस बिंदु पे महत्व को हम समझते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के समान वितरण के माध्यम से लोकतांत्रिक वैधता सुनिश्चित करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए 2002 के परिसीमन आयोग के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति सांसद बेहतर मतदाता अनुपात हुआ और गलत आवंटन रोका गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक सांसद लगभग एक समान संख्या में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। समान प्रतिनिधित्व, जैसा कि हमारे संविधान में दिया गया है समानता का सिद्धांत, तो समानता का सिद्धांत समान प्रतिनिधित्व को जब लागू किया जाएगा तभी सही से उसको जो है इस मूल्य को संविधान में जो मूल्य दिया गया है उसको हम अपना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र को बनाए रखना। जेरी मैडरिंग, निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर किसी पार्टी समूह या सामाजिक आर्थिक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी जिले की सीमाओं में राजनीतिक हेरफेर को कम करता है। जो जेरी मैडरिंग है, निर्वाचन क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए चुनावी जो सीमा होता है उसमें राजनीतिक हेरफेर होता है, उसको ये रोकता है। ठीक है, जिससे निष्पक्ष चुनावी मुकाबले सुनिश्चित होते हैं। उदाहरण के लिए कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ, ये मामला भी जान लीजिए। कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए परिसीमन के महत्व को बरकरार रखा था। तो ये परिसीमन के महत्व को जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। वो मामला था, देख पा रहे हैं आप, कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ 2006 में ये मामला आया था। 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके महत्व को बरकरार रखा था। अब देखिए सामाजिक आर्थिक समानता। परिसीमन अभ्यास हाशिए पर पड़े समुदायों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने पिछली असमानताओं को दूर करने के लिए जम्मू को अधिक सीटें आवंटित की। तो कहने का मतलब यह है कि समान प्रतिनिधित्व तो तभी होगा जो समाज में बहुत सारे वंचित वर्ग हैं उनके भी प्रतिनिधित्व का सुनिश्चित किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि कमजोर समूह में SC ST जाते हैं, OBC जाते हैं, महिला आती है, इसीलिए महिला को 33% आरक्षण दिया गया है उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए। तो जब समान प्रतिनिधित्व को हम जब सुनिश्चित करेंगे तो उसमें इन समुदायों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए सामाजिक आर्थिक समानता की बात हमारे संविधान में किया गया है। तो उस मूल्य को सही तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करने में परिसीमन आयोग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। संघवाद को मजबूत करना। परिसीमन प्रक्रिया राज्यों के बीच समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। भाई राज्य हैं, राज्यों के बीच जो है समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये क्या करती है कि भाई संघवाद तभी तो मजबूत हो जाएगा। भाई संघ में क्या होता है कि राज्य और केंद्रों के बीच जो केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का बंटवारा होता है, तो इसमें सीटों का भी बंटवारा है, तो वो जनसंख्या के आधार पर है। तो संघवाद तभी मजबूत होगा जब सही से आवंटन होगा, निष्पक्ष आवंटन होगा। तो इसमें परिसीमन आयोग या परिसीमन अभ्यास की महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाती है। उदाहरण के लिए 42वें संशोधन जनसंख्या फ्रीज ने कम जनसंख्या वृद्धि वाले दक्षिण राज्यों को प्रतिनिधित्व खोने से रोका, जिससे सहकारी संघवाद की भावना को बनाए रखा गया, जो भारत की एकता के लिए महत्वपूर्ण है। अब कहने का मतलब है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जब फ्रीज कर दिया गया कि सीटों की संख्या इतनी रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद जो कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य थे उनको उससे लाभ हुआ होगा। अब मान लीजिए कि जनसंख्या उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, उनको सीट बहुत ज्यादा दे दिया जाए, ऐसे भी ज्यादा है। लेकिन अगर और सीटों का अनुपात ज्यादा बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं जो साउथ के राज्य हैं वो मुद्दा भी आएगा, उस मुद्दे को भी हम समझेंगे आगे। तो कहने का मतलब है कि ये संघवाद की भावना को मजबूत किया इससे। प्रशासनिक दक्षता। परिसीमन अभ्यास एक प्रबंधीय मतदाता प्रतिनिधि अनुपात सुनिश्चित करता है, जिससे शासन में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए 2002 के अभ्यास के बाद मुंबई और बेंगलुरु में चुनावी प्रशासन में सुधार देखा गया, जब शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को सही तरीके से इसने सीटों का सही तरीके से आवंटन किया और उसको आंतरिक सीमाओं को निर्धारण किया, तो उससे जो है चुनावी अभ्यास में और भी निष्पक्षता आई।
अब देखिए परिसीमन अभ्यास से जुड़ी चिंताएं क्या हैं। ठीक है, अभी तक तो आपने महत्व समझा और उसकी संवैधानिक स्थिति को समझा। अब इससे जुड़ी चिंताओं को हम समझते हैं। जनसंख्या बनाम विकास, ठीक है, इस टॉपिक के तहत समझिए, इस बिंदु के तहत दक्षिण राज्यों का तर्क है कि सिर्फ जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से उन्हें सफल परिवार नियोजन, आर्थिक विकास के लिए सजा मिलेगी। ठीक है, उनका कहना है कि उन्होंने अपने जनसंख्या को स्थिर रखा, विकास दर बनाए रखा और केवल जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का आवंटन या सीटों में वृद्धि घटोतरी हो तो उनका वो जो विकास किए हैं, जैसे मान लो उन्होंने आर्थिक नियोजन भी, परिवार नियोजन भी अच्छे तरीके से उन्होंने अपने दक्षिणी राज्यों का तर्क है। तो कहने का मतलब है कि आर्थिक विकास के लिए एक तरीके से सजा होगी। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की प्रजनन दर 1.6 है जबकि बिहार की 3.1 है, 3.0 है। परिसीमन अनुमानों के अनुसार अगर लगभग 888 सदस्यों वाली बढ़ी हुई लोकसभा में सीटें पूरी तरह से जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती है तो यूपी की सीटें 80 से बढ़कर 151 और बिहार की 40 से बढ़कर 82 हो जाएगी, जबकि तमिलनाडु को 39 से बढ़कर 53 और केरल की 20 से बढ़कर 23 होगी। तो ये चिंताएं हैं कि इन राज्यों ने विकास को प्राथमिकता दी, तो इनका कहना है कि जनसंख्या को ही केवल आधार न माना जाए, उसमें और भी कुछ चीजें शामिल किया जाए। अगर जनसंख्या को आधार माना जाएगा तो आर्थिक विकास और परिवार नियोजन, उन्होंने परिवार नियोजन के माध्यम से जो सफलता अर्जित की है तो उनको ये सजा मिलेगी। उनकी सीटों की संख्या, जैसे उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बिहार की सीटों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं समानता के सिद्धांत का सही तरीके से प्रतिपादन नहीं होगा। ये एक चुनौती है। संघवाद खतरे में, कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य राजनीतिक रूप से हंसिए पर महसूस कर सकते हैं जिससे उत्तर दक्षिण विभाजन की चिंता पैदा होगी। ऐसी चिंताएं है कि परिसीमन अभ्यास संघीय असंतुलन पैदा कर सकता है क्योंकि बेहतर शासन वाले राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए सजा मिल सकती है। उदाहरण के लिए सरकारिया आयोग ने सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण के खिलाफ चेतावनी दी थी। तो ये सब चिंताएं हैं दोनों, इन चिंताओं पे भी सरकार को गौर करना पड़ेगा। और आर्थिक असमानता, दक्षिण राज्यों का तर्क है कि उच्च राजस्व सृजन को प्रतिनिधित्व में शामिल किया जाना चाहिए। इनका तर्क है दक्षिणी राज्य का कि केवल जनसंख्या को ही आधार न माना जाए कि जनसंख्या के आधार पर सीटों में वृद्धि होगी। जो राज्य ज्यादा से ज्यादा जीएसटी संग्रह या प्रति व्यक्ति आय जिन राज्यों की ज्यादा है उनको भी सीटों के वृद्धि में या परिसीमन अभ्यास में शामिल किया जाना चाहिए। यह इनका तर्क है और आगे आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि इस तर्क को माना जाता है या नहीं माना जाता है। फिलहाल जो चिंताएं हैं उससे जुड़ी भावी कदम या समाधान क्या हो सकता है, विशेषज्ञों के सिफारिशों को लागू करें। निम्नलिखित आयोगों ने संघीय संतुलन और परिसमन की जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित सुधारों का सुझाव दिया। बहुत सारे विशेषज्ञों ने जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को से निदान पाने के लिए या जुड़ी जो चिंताएं हैं उसका सामना करने के लिए सुझाव दिया है। जैसे सरकारिया आयोग ने क्या सुझाव दिया था 1983 में, संघवाद और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलित दृष्टिकोण का सुझाव दिया। ठीक है, इसमें एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए संघवाद के प्रति और राष्ट्रीय एकता के प्रति। उसी तरह पूंछी आयोग ने 2010 में क्या कहा, जनसंख्या और शासन की जरूरतों को समान महत्व देने का प्रस्ताव दिया। पूंछी आयोग ने, जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या तो है, ये महत्व दिया ही जाएगा, शासन की जरूरत क्या है उसको भी इसमें महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ये कह रहे हैं कि दक्षिण राज्यों का तर्क है कि जीएसटी संग्रह और प्रति व्यक्ति आय को भी ध्यान दिया जाना चाहिए सीटों के वृद्धि करने में। पारदर्शिता और स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करें। निष्पक्ष परिसीमन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की स्वायत्तता को मजबूत किया जाना चाहिए। कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ मामले में एसी ने संघीय चिंताओं को संतुलित करते हुए निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर जोर दिया। तो जो पूंछी आयोग का ये कहना है 2010 में, जो हालिया इन लोगों से थोड़ा सा समय, इसका टाइमलाइन थोड़ा लेटेस्ट है, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि जनसंख्या और शासन की जरूरतों को समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से सरकार को भी इस पे जो है सोचना चाहिए कि जो इससे जुड़ी हुई चुनौतियां हैं उस चुनौतियों का समाधान एग्जैक्ट क्या हो सकता है। तो ये आने वाले समय में हम देखेंगे कि इससे जुड़ी समाधान क्या हो सकता है। और नीतिगत सुझाव भी इसमें कुछ है, जैसे भारतीय प्रतिनिधित्व मॉडल, एक भारित सूत्र अपनाएं, जनसंख्या के लिए 80% भार, साक्षरता, स्वास्थ्य, स्थायी प्रजनन नियंत्रण जैसे विकास के संगठनों के लिए 20%, जैसा कि वित्त आयोग कर हस्तांतरण के लिए समग्र संगठनों का उपयोग करता है। अब ये नीतिगत सुझाव भी इस तरह का दिया गया है कि जिस तरीके से जो है जिस तरीके से वित्त आयोग करता है कर के हस्तांतरण में संकेतकों का उपयोग करके,
तो इसमें कहा गया कि जनसंख्या का 80%, मतलब भारित मॉडल। भारित मॉडल में क्या होगा कि 80% हम देंगे जनसंख्या के लिए, अब बाकी 20% देंगे हम अस्थायी प्रजनन नियंत्रण कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक बैलेंस दृष्टिकोण आएगा कि जो राज्य अपने राज्यों में जो है प्रजनन नियंत्रण को सही तरीके से लागू किए हैं, जनसंख्या नियंत्रण को सही तरीके से लागू किए हैं, तो उनको लगे ना कि हमने जनसंख्या नियंत्रण किया जिस वजह से हमारी जनसंख्या कम रह गई, जिस वजह से है सीटों का संख्या जो है नॉर्थ के मुकाबले हमारा कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 80% जनसंख्या को दिया जाना चाहिए, लेकिन 20% प्रजनन नियंत्रण को भी दिया जाना चाहिए, और इस आधार पर एक सूत्र बनाया जाना चाहिए सीटों के संख्या के वृद्धि पर। ठीक है। अब इसी तरह स्वतंत्र परिसीमन कि जो परिसीमन आयोग हो बिल्कुल राजनीतिक रूप से मुक्त हो, निष्पक्ष हो, राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए। ये सारे जो है नीतिगत सुझाव हैं, और आयोगों के भी सुझाव को भी देखा जाना चाहिए जो इससे जुड़ी हुई चिंताएं हैं उसका सामना करने के लिए। अब आपके सामने आता है अभ्यास प्रश्न। इसको आप लोग अभ्यास प्रश्न लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो इस तरह से इससे जुड़ा हुआ अगर आपको क्वेश्चंस आता है मेंस एग्जामिनेशंस में तो आप उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है। देखिए 2027 की जनगणना के बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया भारत में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कैसे नया आकार दे सकती है, और इससे जुड़ी संवैधानिक, संघीय और शासन से संबंधित चिंताओं को जांच करें। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, और न हो तो मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये क्वेश्चंस का। ठीक है। तो आज के लिए जो है हमारा जो है टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में किसी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार जो टॉपिक हो सकता है उसी टॉपिक को लेकर आऊंगा, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो एग्जाम में। तो कृपया जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप सुझाव या सलाह या किसी प्रकार का कोई बात कहना चाहते हैं तो हमारा ईमेल है, इस ईमेल पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारा हम जो है इंस्टाग्राम पे भी हैं, और ब्लॉग भी है हमारा gradearrows.isblogspot.com का। इन सारे एड्रेस पे हमको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।